नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ओजोन लेयर। तो ओजोन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ओजोन क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, इसका क्या फंक्शंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर बेसिकली ये हमारी अर्थ सरफेस है, अगर ये हमारी अर्थ सरफेस है, इस सरफेस ऑफ द अर्थ से अगर आप 15 से लेके 30 किलोमीटर के आसपास ऊपर चले जाएं तो वहाँ पे आपको मिलती है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर। इस स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है ओजोन। ठीक है, क्या पाई जाती है, इस स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है ओजोन लेयर। अब अगर मोटा मोटा आपको मैं बताऊं कि ये बनती कैसे है। ऑक्सीजन के अगर दो एटम्स मिले तो वो बनाते हैं O2। ठीक है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाती है। अगर तीन मिले तो वो बनाती है O3। ये क्या होती है, ये होती है ओजोन, और ये होती है ऑक्सीजन। ठीक है, ये ओजोन का मॉलिक्यूल है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ओजोन। ओजोन का जो मॉलिक्यूल है वो 3 ऑक्सीजन एटम से बनता है। ये ब्लू इन कलर होती है, ठीक है, और इसका स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है। लेकिन जो ऑक्सीजन होती है उसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, वो ऑर्डरलेस होती है। ओजोन को फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था, एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, इनका नाम था चार्ल्स फैब्री और हेनरी ब्यूसन। इन्होंने 1913 में ओजोन को डिस्कवर किया था। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन जो है उसको किस में मेजर किया जाता है। ओजोन का ऐसा यूनिट जो है वो है डॉप्सन। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉप्सन यूनिट को, ओजोन को मेजर किया जाता है डॉप्सन में। ये बहुत बार एग्जाम में आया है और ये आता रहता है। ठीक है, तो ओजोन को मेजर किया जाता है डॉप्सन में। ये कहाँ पाई जाती है, 15 से 30 किलोमीटर के आसपास ये पाई जाती है, ऊपर अगर हम जाएं अर्थ सरफेस से। और ये कहाँ पाई जाती है, किस लेयर में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। अब मेन क्वेश्चन है कि ओजोन बनती कैसे है। एक तो है एक नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, नेचुरल तरीके से कैसे बनती है, और दूसरा है मैन मेड। मैन मेड कह सकते हैं, आर्टिफिशियल कह सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक कह सकते हैं। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक कह सकते हैं। नेचुरल तरीका जो है वो नीचे दिया गया है, और आर्टिफिशियल तरीके से मैन मेड और एंथ्रोपोजेनिक तरीके से कैसे बनती है। जो व्हीकल्स होते हैं, जो गाड़ियां हम चलाते हैं, उन गाड़ियों का जो स्मोक होता है वो स्मोक क्या करता है, मेन रोल प्ले करता है इस ओजोन के बनने में, जो कि हमारी सरफेस ऑफ द अर्थ पे पाई जाती है। ठीक है, जो अर्थ सरफेस की जो हमारी ओजोन है, जो अर्थ की सरफेस पे पाई जाती है, इसको हम कहते हैं बैड ओजोन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बैड ओजोन। लेकिन जो नेचुरली पाई जाती है उसको हम कहते हैं गुड ओजोन। अब इसको बैड ओजोन, इसको गुड ओजोन क्यों कहते हैं। इसको गुड ओजोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यूवी रेस को फिल्टर करती है। ठीक है, ये यूवी रेस को फिल्टर करती है। इसको बैड ओजोन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं, तो इससे क्या होती है, हमें ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम होती है। इसको क्या कहते हैं, इससे अस्थमा भी हो सकता है। इसको हम बैड ओजोन कहते हैं। द ओजोन विच लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज बैड ओजोन। और जो ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में लाई करती है वो गुड ओजोन है, वो हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन जो अर्थ सरफेस पे लाई करती है वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। तो सन रेज कैसे हेल्प करती हैं ओजोन की क्रिएशन में। जो सन की रेज होती हैं वो क्या करती हैं, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को, ये मैंने दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, जो यूवी रेज होती हैं सनलाइट की, ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो मॉलिक्यूल्स, जो दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, उनको ब्रेक कर देती है सिंगल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में। और ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल क्या करते हैं, दोनों इंडिविजुअल, ये जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं ये O2 के मॉलिक्यूल से जाके मिलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से जाके मिलते हैं। ये यहाँ पे ये जो दो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं ये O2 के मॉलिक्यूल से जाके मिलेंगे। ये मॉलिक्यूल इंडिविजुअल है, ये इससे मिलेगा O2 से जाके, और ये भी O2 से मिलेगा, और यहाँ पे बनाएंगे ये O3। तो ये है इसकी फॉर्मेशन। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर पे ओजोन पाई जाती है वो गुड ओजोन है। जो अर्थ सरफेस पे पाई जाती है, जो कि गाड़ियों के धुएं वगैरह से, केमिकल से बनती है, वो बैड ओजोन है। वो बैड ओजोन क्यों है, क्योंकि उससे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है, हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, अस्थमा हो सकता है और भी बीमारियां हो सकती हैं। और जो ऊपर ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है वो गुड ओजोन है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि इज देयर एनी लाइफ इन ओजोन लेयर, क्या ओजोन लेयर में कोई लाइफ है, कोई वहां पे चीज जो है प्रेजेंट है जिसमें लाइफ है, तो हाँ, ओजोन लेयर में बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, ओजोन लेयर में बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो ओजोन लेयर में क्या है, लाइफ प्रेजेंट है। तो जो लावा निकलता है, लावा निकलता है जो अर्थ की सरफेस पे आता है। ठीक है, तो लावा जो अर्थ की सरफेस पे आता है, क्या उसमें लाइफ होती है, हाँ, उसमें भी लाइफ होती है। जो लावा सरफेस ऑफ द अर्थ पे आता है, अर्थ के अंदर से निकल के, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी लाइफ प्रेजेंट होती है, उसमें भी बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होता है।
तो बैक्टीरिया जो है वो ओजोन लेयर में भी प्रेजेंट होता है और लावा जो निकल के आता है उसमें भी प्रेजेंट होता है। अब ये सबको पता होगा कि ओजोन लेयर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये तो अपने बेसिक क्लासेस में, अपनी स्टार्टिंग की क्लासेस में पढ़ा रहा होगा, ठीक है, 10th 9th क्लास में पढ़ा रहा होगा कि ओजोन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ओजोन क्या करती है कि यूवी रेस को फिल्टर करती है, ठीक है। क्या करती है ओजोन? यूवी रेस को फिल्टर करती है। ये जो यूवी रेज होती हैं इनको फिल्टर करती है। और बेसिकली कौन सी यूवी रेस स्पेसिफिकली अगर बोलूं तो यूवी बी रेस को, ठीक है। ये शॉर्ट वेवलेंथ की रेज होती है, इनको क्या करता है, इनको ओजोन क्या करता है, फिल्टर करता है। जब ओजोन इनको फिल्टर करता है तो वो स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, स्प्लिट हो जाता है। जब जैसे ही ओजोन क्या करती है, यूवी बी को फिल्टर करती है तो वो O2 प्लस O में बदल जाती है, ठीक है। और बाद में ये दोनों जुड़ के क्या बना देते हैं, ओजोन बना देते हैं। तो जब ये फिल्टर करता है तो खुद सेपरेट हो जाता है, ठीक है, खुद अलग हो जाता है और बाद में फिर से ओजोन बना देता है। तो ये जो यूवी रेस को फिल्टर करता है ओजोन, ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। नहीं तो अगर ये इसको फिल्टर नहीं करेगा तो अर्थ पे रहना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ओशन की जो लाइफ है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि ओशन की जो लाइफ है वो भी इस पे सर्वाइव करती है। अगर सारी यूवी रेस जो हैं वो पेनिट्रेट कर जाएंगी ओजोन को तो यहाँ पे प्लैंकटॉन्स जो हैं, फाइटोप्लैंकटॉन्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और जो रेस्ट ऑफ द ओशन लाइफ है वो उन पे डिपेंड है तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अगर प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो हम भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कोई भी लाइफ जो है वो वहाँ पे नहीं बचेगी। तो ओजोन लेयर के पतले होने से जब यूवी रेस उसमें से पेनिट्रेट करती हैं तो इंसानों को क्या होता है, स्किन कैंसर हो सकता है, आई कैटरैक्ट हो सकता है और इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है हमें हो सकती हैं। इसलिए ओजोन लेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या ओजोन हमारे लिए हार्मफुल है? तो ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि ओजोन हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे है। सबसे पहले अगर वो स्ट्रेटोस्फीयर में लाई कर रही है, अगर वो स्ट्रेटोस्फीयर में है तो हमारे लिए वो डेंजरस नहीं है, तो वो हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है, ठीक है। तो उसका हमें एडवांटेज है, ठीक है, उसका हमें एडवांटेज है, उसका फायदा है। लेकिन अगर वो कहाँ है, अगर वो अर्थ सरफेस पे है, ठीक है, 10 किलोमीटर के आसपास अर्थ की सरफेस पे है, ठीक है, ये सरफेस ऑफ द अर्थ है तो इसके 10 किलोमीटर के दायरे में है, तो वो ओजोन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि उससे हमारे लंग्स टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं, प्लांट्स डैमेज हो सकते हैं, जिनके बेस पर हम टिके हुए हैं, जिनके बेस पर हम जी रहे हैं। अगर ये डैमेज हो जाएंगे तो हम नहीं जी पाएंगे और इससे हमें क्या हो जाएंगे, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। तो जो ऊपर जो ओजोन होती है वो कैसे बनती है वो मैंने आपको बताया, लेकिन नीचे जो आर्टिफिशियल तरीके से ओजोन बनती है वो भी मैं एक तरीके से आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये मैंने लिख के यहाँ पे आपको बता दिया है। जो लोअर एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे ओजोन कैसे क्रिएट होती है, जो हमारे कार्स होते हैं, ट्रक्स होते हैं, बसेस होती हैं, उनमें से जो धुआं निकलता है, केमिकल्स निकलते हैं, गैसोलीन वेपर्स निकलते हैं, उन वेपर्स से क्या होता है, वो वेपर्स क्या करते हैं, मेन रोल प्ले करते हैं ओजोन की फॉर्मेशन में। कहाँ पे? सरफेस ऑफ द अर्थ पे, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, किसके लिए? प्लांट्स और पीपल्स के लिए। अब ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट कैसे हो रही है? ओजोन लेयर के डिप्लीशन होने के बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि ऊपर जाते हैं और ओजोन को डिप्लीट करते हैं, ठीक है। तो दो मेन चीज़ों की बात करूंगा यहाँ पे मैं, जैसे कि क्लोरीन एटम्स और ब्रोमीन एटम्स, ठीक है। ब्रोमीन एटम जो है वो क्लोरीन से भी ज़्यादा जो है वो डेंजरस है, ठीक है, वो क्लोरीन से भी ज़्यादा डेंजरस है। तो जो क्लोरीन एटम है, क्लोरीन क्या करते हैं, क्लोरीन के जो एटम्स हैं वो ऊपर जाके ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। एक क्लोरीन का एटम जो है वो ओवर 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को वो क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये आसानी से स्ट्रेटोस्फेयर से रिमूव भी नहीं होता है। इसको रिमूव होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्लोरीन को, ठीक है। और ब्रोमीन को उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है एटमॉस्फेयर से रिमूव होने में। और ओजोन लेयर जितनी जल्दी डिस्ट्रॉय होता है उतनी जल्दी बनता नहीं है ये, ठीक है, जितनी जल्दी डिस्ट्रॉय होता है उतनी जल्दी बनता नहीं है। तो ब्रोमीन और क्लोरीन ये जो है मोस्ट डेंजरस है, ठीक है। तो ये ओजोन को बहुत जल्दी क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। ओजोन के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है ये। ओजोन जो है वो डिस्ट्रॉय होती है बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो नेचुरली अकर करती हैं और कुछ जो है वो इंसानों की करतूतों से वहाँ पे गई हैं, जिससे ओजोन क्या होती है, डिप्लीट होती है। ये है एंथ्रोपोजेनिक डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन। जैसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ओजोन क्या करती है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से मिलती है, NO2 बनता है और O2 क्या होती है, रिलीज होती है। यहाँ पे ओजोन क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी। नेक्स्ट अगर आप सेकंड फिगर में आओगे, ये है क्लोरीन, ये है फ्लोरीन और ये है कार्बन। तो ये क्या बन गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस पे जब यूवी लाइट गिरती है
तो ये क्लोरीन का जो एटम है वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है, ये फ्री एटम हो जाता है, ठीक है, फ्री क्लोरीन हो जाता है। ये फ्री क्लोरीन क्या करता है, O3 से मिलता है, O3 से मिलके ClO बनाता है, ठीक है, और O2 बनाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होती है और बाद में ये ऐसे ऐसे कर करके ऑक्सीजन बनाता जाता है और जिसकी वजह से ओजोन जो है वो डिस्ट्रॉय होती जाती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ से क्या होता है, ओजोन जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, जहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं और CFCl भी क्या करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इसमें मेन रोल जो है वो प्ले करते हैं। जो डिप्लीशन है ओजोन लेयर की, ठीक है, वो आपने अंटार्कटिका के बारे में सुना होगा, ठीक है, वहाँ पे जो ओजोन होल है उसके बारे में आपने देखा होगा। अभी रिसेंटली आर्टिक में भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक है, वहाँ पे भी ओजोन जो है वो उसकी परत जो है वो पतली पड़ रही है। तो आगे अगर हम बात करें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या है, यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आ जाते हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स हो जाते हैं, हेलॉन्स हो जाते हैं, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, इनको फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ किया जाता है। उसके बाद मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और फिरॉन्स, ये सब चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से क्या होता है, ओजोन जो है वो डिप्लीट होती है, वो ख़त्म हो रही है। ऐसा नहीं है कि ओजोन होल का मतलब ये नहीं है कि ओजोन अगर ऐसे एक लेयर है तो वहाँ पे बीच में ऐसे होल बन गया है, ठीक है, और वहाँ से सनरेज क्या कर रही है, पास कर रही है, ऐसा नहीं होता। ओजोन अगर इधर इतनी मोटी है, ओजोन होल का मतलब है कि वहाँ पे पतली पड़ गई है। होल का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि गोला बन गया ऐसे तो यहाँ पे सनरेज पास हो रही है। होल का मतलब ये नहीं है, होल का मतलब ये है कि यहाँ से उसकी परत जो है वो पतली पड़ गई है, वो लेयर जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थिन है, उसको बोलते हैं हम होल। होल का मतलब ये नहीं कि वो वहाँ पे सुराख बन गया है। अब हमने इतने सारे बैड केमिकल्स जो हैं वो रिलीज़ किए हैं एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से क्या होता है कि ओजोन डिप्लीट होती है, ओजोन लेयर जो है वो थिन होती है, वो ख़त्म होती है और जो है बैड ओजोन बनती है हमारे अर्थ के सरफेस पे, जिसकी वजह से लोगों को क्या हो रहा है कि दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अस्थमा आ रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये जो डिप्लीशन है इसको रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए हमने किया गया आज तक। तो 1978 में क्या किया, यूएस ने क्या किया, जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्रोपेलेंट्स जो थे, जो स्प्रे कैंस में यूज होते थे, उनको यूएस ने बैन कर दिया। 1980 में क्या हुआ कि हमें अंटार्कटिका के जो ओजोन होल था, जहाँ पे वो परत जो थी वो पतली पड़ चुकी थी, उसके बारे में जब हमें पता चलता है तो इंटरनेशनल साइंस असेसमेंट जो थी उसने ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और ओजोन लेयर को लिंक किया, ठीक है, इन दोनों का लिंकेज उसने बताया और जिसके बाद 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो साइन हुआ और इसके जो सिग्नेटरी नेशंस थे उन्होंने कमिटमेंट की अपने आप से कि हम जो है CFC का जो यूज़ है उसको रिड्यूस करेंगे और ओजोन को डिप्लीट होने से बचाएंगे। आगे हम देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली था क्या, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो O3 की डिप्लीशन को रोकने के लिए था। ये एक मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट था जो कि रेगुलेट करता था प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ दोज केमिकल्स जो कि ओजोन को डिप्लीट करते हैं। इसको अडॉप्ट किया गया 1987 में और इम्प्लीमेंट कब किया गया, 1989 के आसपास, ठीक है। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट होती है टू बैन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन द डेवलप्ड कंट्रीज इन 1995 और उसके बाद इसको डेवलपिंग कंट्रीज में भी बैन करने की सोची गई। इंडिया ने फेज आउट किया गया कुछ केमिकल्स को, ये जो केमिकल्स के नाम है बाद में इंडिया ने सक्सेसफुली अचीव किया किसको फेज आउट करने में, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को, ठीक है, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से भी ज़्यादा खतरनाक थे। ये जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से भी ज़्यादा खतरनाक है ओजोन के लिए। वियना कन्वेंशन जो है वो भी ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए ही था, ठीक है। तो ये जो मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट था बिटवीन द कंट्रीज, ये किस लिए था कि ये जो ओजोन की डिप्लीशन जो जिन केमिकल से हो रही है, जिन चीज़ों से हो रही है, उसको क्या करें, उसको कम किया जाए। ये 1988 में केम इनटू फोर्स आता है और एग्रीड अपॉन एट 1985। तो ये प्रोवाइड करता है नेसेसरी फ्रेमवर्क टू रिड्यूस दोस केमिकल विच डिप्लीटेड द ओजोन लेयर। और ये जो वियना कन्वेंशन है ये नॉन बाइंडिंग था, ठीक है, ये क्या था, ये नॉन बाइंडिंग था, ये आप ध्यान में रखिएगा। देखो उसके बाद आता है किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्ट्रांगली बाइंडिंग था। ये क्या था, ये स्ट्रांगली बाइंडिंग था। इस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि नेशन स्टेट्स जो थे, 2016 में ये आया, नेशन स्टेट्स जो थे उन्होंने एग्री किया कि हम क्या करेंगे, HFCs जो हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, इनको रिड्यूस करेंगे, इनकी प्रोडक्शन और इनकी कंजम्पशन पे हम रोक लगाएंगे और एक टाइमलाइन सेट की गई कि 2040 तक हम इसको 80 से लेकर 85% तक इस पे रोक लगाएंगे और ये क्या है, लीगली बाइंडिंग है। बेसिकली HFCs जो है
ये ओजोन के लिए हार्मफुल नहीं है, ठीक है। दीज आर नॉट हार्मफुल फॉर ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन के मॉलिक्यूल के लिए ये हार्मफुल नहीं है, ये ओजोन को इनसे कोई डेंजरस नहीं है, कोई खतरा नहीं है। लेकिन चक्कर ये है कि HFC क्या करते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। क्या करते हैं ये ग्रीन हाउस गैस है और ये ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज की दिक्कत आती है। तो इसको क्या किया गया, इस अमेंडमेंट के थ्रू, किगाली अमेंडमेंट के थ्रू HFC को ऐड किया गया उन सबस्टांस की लिस्ट में जो कि बैन थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। हमारा इंडिया भी इस चीज में पीछे नहीं है, इंडिया भी इसको फेज डाउन करेगा, फेज आउट करेगा HFC को इन 4 स्टेप्स में, ठीक है। 10% इन 2032 में, 10% तक इसको 2032 तक कम करेगा, 20% इन 2000, ठीक है, 2037 तक, 30% 2042 तक और 85% 2047 तक। तब तक क्या कर लेगा इंडिया, इसको 80-85% के आसपास इसको फेज आउट कर देगा। तो ये था लेक्चर आज का, ठीक है। ओजोन लेयर के बारे में, ओजोन लेयर क्या है, कैसे डिप्लीट होती है, क्या इनकी चीजें हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, ये था लेक्चर आज का। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।